हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आपको पता है कि आपका एक नया सब्जेक्ट है जो कॉमन है या फिर कहीं इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जो एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग का। जी साथियों, बच्चे बहुत इसका कमेंट कर रहे थे, सर इसका वीडियो लाइए, इसका वीडियो लाइए। बिल्कुल वीडियो आपके लिए मौजूद है। साथियों, जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ हमारा यूनिट 2 का पार्ट 1 है। साथियों, अभी हम यूनिट 1 भी डिस्कस नहीं किए, ये पहला वीडियो है। तो बहुत जल्द ही हम सारे वीडियो को लॉन्च कर देंगे, यहाँ पे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। आप वे सभी वीडियो पढ़ सकते हैं। तो साथियों, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्या, यूनिट 2 का पार्ट 1। आपको पता है जो हमारा यूनिट 2 है वो डिस्कस करता है हमारा जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है। हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है, इसके बारे में हम बात करते हैं यूनिट 2 में पूरी तरह से। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, मतलब रेडियो एक्टिविटी से बताएंगे न्यूक्लियर क्या होता है, फिर हम रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, फिर उसमें न्यूक्लियर पावर पॉइंट सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका कुल मिलाकर के हमारे 3 वीडियो जा करके बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे एग्जाम आ चुके हैं, तो आप जल्द से जल्द इन सभी वीडियो को देख करके अपने कोर्स को या फिर सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएंगे। साथियों, ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे चल के भी आपको हेल्प मिलते रहेगी इस सब्जेक्ट से। और इसलिए इस वीडियो को अपने पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। तो साथियों, इसमें जो पहला चीज़ आता है हमारा, वो आता है हमारा जो टॉपिक है वो हमारा फंडामेंटल फोर्सेस। जी हाँ साथियों, हमारे जो ग्लोबल में है, क्या है, जो हमारे अराउंड में बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल फोर्सेस है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो हम यहाँ पे 4 टाइप के यहाँ पे देखते हैं फोर्सेस। पहला हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आप सभी को पता है, आपने पढ़ा भी है 9th-10th में। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे फोर्स लगता है, ये हमारा वीकेस्ट फोर्स है। क्या है, सबसे कमजोर फोर्स है, आपको पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ये बिल्कुल बट हैज इनफाइनाइट रेंज, ये इसका जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे 2 प्लैनेट के बीच में लगता है, हमारा सन और अर्थ के बीच में लगता है। तो इसका रेंज आप देख सकते हैं, रेंज क्या है, बहुत दूर तक है। लेकिन जो ये फोर्स है बहुत ही वीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा हमारा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारा वीकेस्ट है, लेकिन इसका रेंज क्या है, बहुत ही कम है। सभी के बारे में ज़्यादा डिटेल में भी बात करने वाले हैं, आगे से डिटेल में सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा थर्ड वाला हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है, स्ट्रांगर होता है, ठीक है। इन दोनों से स्ट्रांग होता है कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इसका भी जो रेंज है वो इनफाइनाइट रेंज होता है। हम चौथे की बात करें तो हमारा जो है वो है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है, लेकिन इसका जो रेंज है बहुत ही कम होता है। आप जानते हो न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियर कितना छोटा सा होता है, कोई भी हम एटम ले तो उसका जो उसके अंदर जो फोर्स लगता है, तो बिल्कुल इसका जो रेंज है बहुत ही शॉर्ट से, बहुत ही इसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती है। तो ये 4 टाइप के हमारे फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनको सारा डिटेल में बात करते हैं हम यहाँ पे। तो आपको पता होगा द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक बट वेरी लॉन्ग रेंज। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सन और अर्थ के बीच में भी लगता है, हमारा मून मून के बीच में लगता है ये ना। तो ये हमारे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगते रहते हैं ना। आप पढ़े होंगे F बराबर G m1m2/r²। तो हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप देख सकते हैं कि जो इस पे हमारा जो डिस्टेंस कितना है, सन और अर्थ के बीच में कितना दूरी है, तब भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है वो आप देख सकते हैं, वो भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं। हमने बताया M1 M2, ठीक है। ये दो कोई मैटर होंगे, कोई भी मैटर होंगे, उनके बीच हमेशा इनका जो नेचर होगा अट्रैक्टिव ही होगा। और बोला गया इट एक्ट्स बिटवीन एनी 2 पीसेस ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स सिंस मास इट इज इट्स सोर्स। अगर किसी दो भी मैटर हैं, अगर उसमें कुछ ना कुछ मास है, तो उनके दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अगला हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या है, जो हमारा रेडियो एक्टिव डिक्यू होता है, जो न्यूट्रॉन्स के अट्रैक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिनो या फिर न्यूट्रियंस बोल सकते हैं इसको, जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनको साथ बोल रहे हैं क्या, न्यूट्रॉनो अट्रैक्शन। इट है जो वेरी शॉर्ट रेंज, इनका जो रेंज होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, इनका जैसे नेम ही इंडिकेट है, जिसके हमारा नाम ही बता रहा है क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बहुत ही वीक होते हैं, ठीक है। टू वीक फोर्स का बीटा डिके। बीटा डिके आप पढ़ेंगे भी, जब हम रेडियोएक्टिव की बात करेंगे। दैट इज द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उससे हमारा न्यूट्रॉन किस में बदल जाता है, प्रोटॉन में। एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये सभी न्यूट्रॉन हमारा प्रोटॉन में या फिर इलेक्ट्रॉन में या फिर एंटी न्यूट्रिनो में चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा 2 चीज़ ये हो गया। अगला हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आप इसको आसानी से जानते हैं, आप पढ़े भी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मान लो यहाँ पे 2 वर्ड बना है, एक इलेक्ट्रो दूसरा मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स आप जानते ही हैं, जब 2 चार्ज होते हैं, ठीक है, चार्ज जानते हैं किसके चार्ज, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो चार्ज होते हैं उनके द्वारा जो चार्ज आते हैं, उसको में हमारे क्या होता है, वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और मैग्नेटिक, उसका जो मैग्नेट उत्पन्न होता है, जो इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट,
उसको दोनों को मिला करके हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप के, अगर हमारे पता होगा आपको, यदि हमारे प्लस प्लस हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है हमारा रिपल्स, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो हमारा प्लस प्लस क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, क्या होगा हमारा रिपल्सन होगा, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे से दूर करेंगे। और वहीं प्लस माइनस होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है, प्लस माइनस में हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। एंड अट्रैक्शन ऑफ बार मैग्नेट्स, इट इज़ लॉन्ग रेंज, इनकी भी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये क्या होता है कि स्ट्रांग फोर्स जो मैंने अभी बात किया, इनसे थोड़ा सा इनका जो रेंज तो ज़्यादा होता है, लेकिन जो इनका वो है फोर्स है वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से। अब ये कहते हैं, बोला गया ना कि इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव एंड एक्ट्स ओनली बिटवीन द पीसेस ऑफ मैटर करेंगे एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये फोर्स उन्हीं पे एक्ट करेंगे जिनमें हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के कारण हमारा ये चार्ज उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते ही हैं। तो उसके द्वारा हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज उत्पन्न होता है और ये उन्हीं मैटर पर काम करते हैं, उन्हीं पे ये उत्पन्न होते हैं, एक्ट करते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया। जैसे हमारे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स, मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिसिटी हमने इसको जानते हैं, मैग्नेटिज्म चुंबक जो होता है, मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट थोड़ा सा चीज़ अलग हो जाती है, ठीक है, वो प्लस प्लस देखो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिज्म में क्या होता है, प्लस प्लस अट्रैक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसको तो हम बिल्कुल डिटेल समझने वाले हैं, थोड़ा सा इसका हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस हमको लिखने को आ जाए तो बिल्कुल सारा थी, इतना नहीं लिखना है आपको, 2-2 लाइन लिख लेना, आपने डिस्क्राइब कर देना है, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स में नहीं आते, बहुत आएंगे तो 2 नंबर में आएंगे, फिर किसी में आ जाएंगे आपको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करने के लिए बस। तो यहाँ बोला कि स्ट्रांग इंटरेक्शन इज वेरी स्ट्रांग बट वेरी शॉर्ट रेंज, इसका जो रेंज होता है बिल्कुल शॉर्ट रेंज होता है, लेकिन जो फोर्स होता है बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स टुगेदर, आप जानते हैं न्यूक्लियर क्या होता है, हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक साथ में इसको होल्ड करने के लिए, ताकि हमारा जो न्यूक्लियॉन्स हैं या फिर कहें जो हमारा न्यूक्लियाई है वो हमारा क्या हो पाए, स्टेबल रह पाए, वो अनस्टेबल ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए वो होल्ड करता है ये चीज़। इट इज़ बेसिकली अट्रैक्टिव बट कैन बी इफेक्टिवली रिपल्सिव इन सम केसेस, हमेशा क्या होता है, क्या है, अट्रैक्टिव नेचर है, लेकिन किसी किसी सर्कमस्टेंसेस में ये क्या हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्ट्रांग फोर्स कैरिड बाय द पार्टिकल्स कॉल्ड ग्लूकॉन्स, जो हमारे जो स्ट्रांग फोर्स है जो कैरी होते हैं पार्टिकल के द्वारा जो कुछ पार्टिकल जिनको उनको कैरी करते हैं उनको बोलते हैं ग्लूऑन्स, क्या बोलते हैं ग्लूऑन्स। और व्हेन टू पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद द थ्रू द स्ट्रांग फोर्स दे डू सो बाय एक्सचेंजिंग ग्लूऑन्स, ठीक है। 10 क्वार्क्स इनसाइड द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के अंदर जो क्वार्क्स होते हैं वो एक्सचेंज इन न्यूक्लियर फोर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं और एक दूसरे को बाउंड कर लेते हैं। पूरा जो हमारा चैप्टर होने वाला है इसी पे होने वाला है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स पे साथियों, तो इसलिए ये टॉपिक हम आगे और फिर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। आपको पता होगा न्यूक्लियर पूरा कोई भी एटम उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जब न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो न्यूक्लियाई में हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल में हमारे क्या होते हैं, ऑर्बिट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, पूरा न्यूक्लियस ये है हमारा, क्या है ये एक न्यूक्लियस है, इनमें हमको मिल गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इसकी चीज़ें समझिए, देखिए प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक रिपल्सिव होगा, ठीक है, इसमें जो फोर्स काम करेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, एफ ई। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस होगा तो ये क्या करेंगे, दोनों रिपल्सिव होंगे, नेचर में क्या होंगे, रिपल्सिव होंगे। और लेकिन इसके कारण क्या होगा, ये चाहेंगे कि नाभिक से दूर जाना, न्यूक्लियस को जो हमारे टूटने काम करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा जो एफ ई है, इससे ज़्यादा हमारा स्ट्रांग फोर्स किसका होता है, हमारा न्यूक्लियर का होता है। किसका, न्यूक्लियर फोर्स जो मैंने बताया स्ट्रांग होता है, किन के बीच लगता है, न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, इन प्रोटॉन के बीच भी वो फोर्स लगता है, प्रोटॉन के बीच। अब ये क्या करता है, ये नेचर में कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो इसके कारण क्या करते हैं, सभी न्यूक्लियस को जो चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन, आपस में बंधे रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो एक स्टेबिलिटी उसको मिलती है, या फिर कहें एक साथ में पूरा चिपके होते हैं, जो छोटा सा न्यूक्लियस पूरा होल्ड करके रखता है, वो हमारा होता है, वही हमारा न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। तो आप इसको थोड़ा स्ट्रक्चर समझ पाएंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, और प्रोटॉन में रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए
बट द रेसिडुअल स्ट्रांग फोर्स, जो उसके अंदर जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है वो हमारे न्यूक्लियस को एक साथ बांध के रखता है। ठीक है, स्ट्रक्चर न्यूक्लियर ऑफ न्यूक्लियाई ये होता है, या फिर न्यूक्लियस इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स क्या है। जैसे मैंने समझाया वैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश करेंगे। पहले क्या बोला गया कि न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रांगेस्ट फंडामेंटल फोर्स। कितने स्ट्रांग है आप समझ सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है, किसी दो प्रोटॉन का जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो 100 टाइम्स ऑफ कूलॉम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिपल्सिव फोर्स जो होता है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। इससे समझ सकते हैं जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे 10⁻36 टाइम्स मोर स्ट्रांगेस्ट होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और मैंने बात की न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। मैंने बताया चाहे तो हमेशा क्या होता है, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज डिपेंडेंट, आपके ऊपर चार्ज चाहे क्यों हो। मैंने बताया ना कि प्रोटॉन के ऊपर हमारा प्लस होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर हमारा क्या होता है, सॉरी जीरो, कोई फोर्स नहीं होता। लेकिन तब भी अब यहाँ पर देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन क्या है, प्लस है, इसको क्या करना चाहिए, रिपल्स करना चाहिए, लेकिन ये क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट है। तो मतलब कि इस पर चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है, ये हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। प्रोटॉन या फिर चाहे जो एलिमेंट हो उस पर चाहे जो भी चार्ज हो, लेकिन ये हमेशा कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव ही लगेगा। ठीक है, रिपल्सिव नहीं होगा। अब बोला गया न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कितना है, न्यूक्लियस कितना होता है, छोटा सा तो होता है, लेकिन तब भी इसलिए इसका जो रेंज होता है काफ़ी कम ही होता है। बड़े दूर दूर कोई अलग अलग एटम्स हैं तो उनको न्यूक्लियस में तो नहीं बांध सकते ना। तो यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। सर तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूक्लियॉन्स। जब भी हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिल करके हम बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स की। ठीक है, न्यूक्लियस वर्ड जब भी याद आएगा, जब भी आएगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों, इनकी दोनों की बात हो रही है। जब न्यूक्लियस की बात करेंगे तो मान लीजिए हम पूरे न्यूक्लियस की बात करें, इसमें हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो आएगा, लेकिन हम न्यूक्लियस सिर्फ उसमें हम फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ और सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। ठीक, कंपेरेबल टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखिए यहाँ न्यूक्लियस बोला गया। ठीक है साथियों, अब हम बात करने वाले हैं मास डिफेक्ट की। ये थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। तो मास डिफेक्ट क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एटॉमिक मास एंड प्रिडिक्टेड मास कैलकुलेटेड बाय एडिंग द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, दोनों का डिफरेंस है। अभी मैं इसको सही से क्लियर करूंगा। द एक्चुअल एटॉमिक मास इज लेस देन द प्रिडिक्टेड मास बाय कैलकुलेटेड बाय एडिंग द मास ऑफ न्यूक्लियस। फिर बताया साथियों न्यूक्लियस हम क्या बात करते हैं, जब भी न्यूक्लियस की बात करते हैं हमारा क्या आता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने एक एटम लिया, क्या मान लीजिए वो एक्स है, जिसका हमारा एटॉमिक नंबर जेड है और एटॉमिक मास हमारा ए है। ठीक है, इसको हम कोई अगर स्ट्रक्चर मान लीजिए न्यूक्लियस हमारा है, इसमें हमारा जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। तुमको पता है कि जो एटॉमिक मास होता है वो हमारा न्यूट्रॉन प्लस क्या होता है, प्रोटॉन। तो अगर हमको न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बात आई इसमें, डिफरेंशियल में क्या बोला गया, कि बोला गया कि मास डिफेक्ट इज डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एटॉमिक मास एंड प्रिडिक्टेड मास कैलकुलेटेड बाय द एडिंग द मास ऑफ प्रोटॉन्स। अब साथियों मास ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, मान लीजिए जो नंबर ऑफ, ये देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जेड, मान लीजिए जेड हो गया, और प्रोटॉन का कुछ ना कुछ तो वेट भी होगा, तो इसको हम लिखते हैं एम पी। ठीक है, एक मिनट, इसको हम लिखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस, फिर अब हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे क्या है, ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ हमारे जो न्यूट्रॉन्स हैं, ये हमारे क्या आ जाएंगे, मास ऑफ न्यूक्लियंस। इसको बोलते हैं मास ऑफ न्यूक्लियंस। इसको हम क्या कर सकते हैं, एम लिख सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियंस, इसको हम लिख देते हैं साथियों एम एन, न्यूक्लियंस, मास ऑफ न्यूक्लियंस। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमने क्या किया, एक्चुअल में जब न्यूक्लियस का मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा इसका मास मेजर किया तो ये कुछ और आया। एक्चुअल हमारा क्या हुआ, हमने बात कर सकते हैं जब हमने इसको न्यूक्लियस को मेजर किया, जो मास को मेजर किया। ठीक है, मास मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोमीटर,
ये आया हमारा m, ठीक। लेकिन ये पता चला कि हमारा जो कम आया किसके साथ, मतलब कि कोई इसमें आया एक डिफरेंस, ये कम आया किससे, हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस से, जो मैंने बात किया। तो जो हमारा मास जो दोनों डिफरेंस आया वही हमारा हो जाता है क्या, मास डिफेक्ट, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, ठीक है। ये हमारा हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन जो हमने एक्चुअल में मेजर किया वो क्या आया था, कम आया था। तो इसको हमने जब माइनस किया, ठीक है, जब इसको हमने माइनस किया तो ये जो इक्वेशन आई इससे हम पता करते हैं कि ये हमारा क्या आता है, मास डिफेक्ट, ठीक है। ये हमारा जो डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं साथियों मास डिफेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। अब साथियों हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या है। बाइंडिंग एनर्जी इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखिए स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ पार्टिकल फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हमारे पास कोई है, ठीक है, इसमें से हमको कोई भी एक पार्टिकल हमको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तब जो हमको सबसे कम अमाउंट में एनर्जी लगती है। या फिर कहें टू डी असेंबल्स ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इनटू इंडिविजुअल पार्ट्स, या फिर जो हमारे जो पूरे न्यूक्लियस हैं इनको अलग अलग सेपरेट न्यूक्लियस में सेपरेट करना है। तो जो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, जो हमको एनर्जी रिक्वायर होगी, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। हमारा न्यूक्लियस क्या है, उसमें क्योंकि फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियस फोर्स लग रहा है ना, वो क्या किया सभी न्यूक्लियस को अपने आप में बांध के रखा हुआ है, ठीक है, बांध के रखा हुआ है। तो उसको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी उसमें देनी पड़ेगी, ठीक है। जो एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो क्या होंगे, न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे। तो जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं वही हमारी होती है बाइंडिंग एनर्जी। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। देखिए कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, वो आपको पता होगा क्या है, ई एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, पढ़े होंगे एम सी स्क्वायर। लेकिन हमारा जो मास डिफेक्ट है, एम क्या है हमारा मास है, सी हमारा क्या है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मास डिफेक्ट हमारा क्या होता है, यही जो डेल्टा एम है ये हम मास डिफेक्ट कंसीडर करते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन बनती है, मान लीजिए हम ई को यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी है, फिर हम इसको बी एन बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी को, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को हम बी एन बोल देते हैं या फिर बी ई बोल देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बी ई। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट कितना साथियों आपको पता होगा, वो हमारा था जेड, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक मिनट, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, माइनस, ठीक है, इसको एक मिनट इसको हम कर देते हैं, फिर माइनस एम, ये हमारा हो गया था मास डिफेक्ट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर से, तो ये हमारा जो आ रहा है ये हमारा आता है साथियों बाइंडिंग एनर्जी का। अभी हम एक क्वेश्चन लगा करके इसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम के द्वारा, इसको हम समझ पाएंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हम समझते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए पार्टिकल दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चार्ज दिया गया -1 होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का +1 होता है, न्यूट्रॉन का 0 होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे दिया गया -1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस में है ये माइनस में, सेम तो वही है। इसका रिलेटिव मास दिया गया हुआ है सभी का, और इसका मास दिया गया है, यहाँ यू दिया गया, यहाँ पे मास दिया हुआ केजी में, ठीक है। तो हमको क्या बोला गया, यहाँ पे 1U मतलब कि रिलेटिव मास को अगर हमको मास में चेंज करना हो तो यहाँ पे ये दिया गया फॉर्मूला, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर दिया गया 1.60 × 10⁻⁻19 जूल। साथियों कभी कभी दिया होता है कभी कभी नहीं दिया होता, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, इसको हमको याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि जो हीलियम है, देखिए A2H4 is the most abundant isotopes of helium. Its mass is 6.6447 into 10⁻⁻27 kilogram. What is the mass defect? Binding energy of the nucleus in joules. Binding energy of the nucleus in electron volts. joules में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी हमको निकालना है। तो ये हम इसको सॉल्व करते साथियों, आप ये टेबल ध्यान रखिएगा, अभी हम सारी डाटा इसी से लेने वाले हैं। तो आपको पता है हमारा जो एटम वो क्या है 2H4, तो इसमें हमारा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वो हमारा क्या होगा 2 होगा, जो हमारा प्रोटॉन है वो 2 है, और जो हमारा न्यूट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा A - Z, मतलब कि 4 - 2। तो हमारे जो न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं वो आएंगे कितने, हमारे 2 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया कि मास ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स 2p + 2n, तो यहाँ पे 2 है। मास ऑफ प्रोटॉन्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना
मास ऑफ प्रोटॉन्स 1.62763, ये वाला जो है ये हम यहाँ पे पुटअप किए। फिर हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स लिखे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है यहाँ से हमने इसको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। तो जो हमारा मास आया टोटल वो हमारा आया 6.6950 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, हमको मास डिफरेंस निकालना है, तो हमारा क्या है, न्यूक्लियन, मास ऑफ न्यूक्लियंस है। ठीक है, लेकिन हमको एक्चुअल मास इसमें से हमको माइनस कर देना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्चुअल मास दिया रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कितना मास है 6.6447। तो हमने जो कैलकुलेट किया था ये है, और ये वाला हमने यहाँ पे पुटअप किया, माइनस किया, तो जो मास डिफेक्ट आया वो आया 5.03 इंटू 10⁻90 किलोग्राम। फिर हमने वो फार्मूला रखा क्या, बाइंडिंग एनर्जी यूजिंग, यहाँ पे डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो हमने डेल्टा एम निकाला है यहाँ पे। ठीक है, वो हमने यहाँ पे पुटअप किया 0.503 इंटू 10⁻21। फिर यहाँ जिस लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर किया। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो बाइंडिंग एनर्जी बोले, या फिर बी, इसको बी लिख सकते हो या फिर ई लिख सकते हो, हर फार्मूला तो यही यूज होने वाला है। तो हमारा आया 4.53 इंटू 10⁻12 जूल्स आया। ठीक है, हमारा किस में आया, बाइंडिंग एनर्जी किस में आ गया, साथी बोला था ना जूल्स में निकालने के लिए। अब बात क्या आ रही है यहाँ पे, देखिए बाइंडिंग एनर्जी किस में निकालनी है, हमको निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ गया, इतना जूल्स आ गया। तो हमको जूल्स में निकालना हो तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा 1/1.60 इंटू 10⁻19 क्या हो जाएगा हमारा, ईवी हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हमने राइट डाउन किया है, क्या देखिए एनर्जी तो यही थी, इसको हमने क्या किया, जूल को हमको चेंज करना था ईवी में, तो हमने वही लिख दिया। फिर इसको हमने कैलकुलेट किया तो आया 28.3 मेगा वोल्ट। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो मिलते हैं साथियों। हाँ, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि न्यूक्लियर वाला जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन तो आता ही रहता है। इसका जो हम पार्ट 2 पार्ट 3 अपलोड करेंगे साथियों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर की बात किए हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। ठीक है, अब साथियों हमने इसको बात किया क्या, बाइंडिंग एनर्जी की। अब हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस की। ठीक है, तो हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब यही साथी है, बी ई जो हमने निकाला था वही हम यहाँ पे बी ई लिख सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है हमारा, जो हमने बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम जो टोटल मास है, देखिए जो टोटल एटॉमिक मास है उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा निकल के आता है क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। वन ऑफ द मोस्ट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब कि एक न्यूक्लियन की कितनी एनर्जी होगी। अभी हमने पूरे एटॉमिक मास हमने निकाल लिया था, ये जो हमारा जो था पूरा एटॉमिक मास का था, पूरा एटम का था, लेकिन हमको पर एक न्यूक्लियन के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी मिली है उसको हम जो एटॉमिक मास है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको निकल के आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक साथ ही समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। तो ये क्या है, इसको समझने के जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इसमें दिया है सिलेबस में, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी सिस्टमैटिक्स। तो वही चीज़ साथियों हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है साथियों, ये कर्व होता है दो चीज़ों के बीच में, एक हमारा मास नंबर जो होता है और दूसरा हमारा होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं मेगावोल्ट में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसके किसके बीच, मास नंबर में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में, जिसको बोलते हैं बी ई एन। ठीक है, बी ई एन। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हमने क्या किया, मास नंबर जो हमारे 20 के डिजिट के अंतराल पे हमारा इंटरवल पर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जो हमारा वर्टिकल है जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हमने क्या लिखा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को लिखा है एक सीरियल से। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए इसको सब चीज़ों को समझिएगा और आगे हम इसको एक्सप्लेनेशन भी करेंगे ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएँ। हमने यहाँ पे कुछ चीज़ों के यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिख रखा है। जैसे यहाँ पे ड्यूटेरियम का 1.12 है, हीलियम का 7.07 निकालने पे आपको आ जाएगा, लिथियम का हमारा है 5.74, बेरिलियम का 6.46, आयरन का 8.79 और सिल्वर का 107 पे है 8.5। इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। देखिए यहाँ पे H2 का, ठीक, यहाँ पे लगभग आया कितना 1.12, थोड़ा सा ऊपर आया है। ठीक है, हीलियम कितना आया 7.7, सॉरी हीलियम का He का
तो ये हीलियम का यहाँ पे आया है साथियों। हीलियम का दूसरा है ये He4 है, यहाँ पे He3 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का ये जो आइसोटोप है H3 का यहाँ पे लिखा हुआ। तो आप इसको देखेंगे सारी प्लॉट करेंगे ना, तो ये हमको एक कर्व प्राप्त होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको एक कर्व मिलेगा। देखिए यहाँ पे सभी की चीज़ों का रखा गया है। तो आपको इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ग्राफ बनाना सीख लीजिएगा, इन चीज़ों को थोड़ा सा डाटा को याद कर लीजिएगा। जैसे हमारा क्या है, हीलियम का लगभग आता है, एक मिनट, थोड़ा 7 के करीब में आता है जो हमारा। जैसे देखिए ये जो पीक्स वाले हैं इनको याद रखिएगा, जो हमारे 4 के मल्टीपल्स, अभी मैं बताऊंगा क्यों। 12 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, इनको याद रखिएगा। तो इनके बीच जो हमारा बनता है कर्व मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में, उसको हम बोलते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी कर्व या फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी सिस्टमेटिक्स। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे साथियों। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन में हम इसके बारे में क्या क्या लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ बना के छोड़ देंगे तो ऐसा मतलब कोई नहीं निकलेगा, ठीक। इसको हम समझते हैं। तो हमारा क्या बोला गया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज शार्पली विथ मास नंबर अप टू 20। आप यहाँ पे देखिए मास नंबर 20 तक, मान लीजिए यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अचानक से बढ़ता चला गया, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट रेंज में। देखिए यहाँ पे ये सॉरी मास नंबर 20, देखिए यहाँ पे ऐसे हम लाए हैं, तो क्या बढ़ता तुरंत चला गया। तो यहाँ पे बोला गया कि मास नंबर 20 तक जो हमारा बाइंड जो कर्व होता है वो अचानक से बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 20 के बाद ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, देख पाएंगे 20 के बाद थोड़ा सा ये स्लो हो गया, हुआ ना स्लो, 20 के बाद हमारा स्लो हो जाता है। देखिए आगे हम बात करते हैं, फॉर ए लेस देन 20 देयर एग्जिस्ट रिकरेंस ऑफ पीक्स करस्पॉन्डिंग द दो न्यूक्लियाई। उन न्यूक्लियाई के बीच क्या होता है, हमारा पीक मिलता है जिनका मास नंबर 4 का मल्टीप्लाई है, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई है। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके पास तो इवन नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। ये बोला गया कि दे कंटेन नॉट ओनली इक्वल, इनके साथ जो है देखिए जो न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स हैं उनका जो वो इवन नंबर में होते हैं, और साथ में जो नंबर है इवन तो होने मतलब कि सम होते ही हैं, लेकिन साथ में जो नंबर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का वो बराबर भी है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसके लिए क्या होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हमको पीक मिलता है। देखिए यहाँ पे He पे मिलेगा, बेरिलियम पे मिलेगा, कार्बन मिलेगा, ऑक्सीजन पे और Ne पे। देखिएगा यहाँ साथ ये Be होगा, सॉरी यही है, बेरिलियम 9 पे है, तो यहीं कहीं बेरिलियम भी आएगा, एक पीक आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, Be मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला आपको, ये पीक मिला है, ये पीक मिला, ये पीक मिला, ऐसे आपको पीक मिलेगा, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि इनका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स है वो तो बराबर होते ही हैं, और साथ में ये सम नंबर में होते हैं, इवन होते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा इसको करते हैं। द कर्व बिकम्स ऑलमोस्ट फ्लैट फॉर मास नंबर ऑफ बिटवीन 40 to 120, बियॉन्ड 120 इट डिक्रीजेज स्लोली एज ए इंक्रीजेज। देखिए 40 to 120 लगभग फ्लैट हो जाएगा। देखिए 40 to यहाँ पे 120 लगभग फ्लैट ही है, ठीक है, लगभग क्या आएगा, ये फ्लैट आएगा। इसका ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 40 से लेकर के 120 तक ये क्या आएगा, फ्लैट आपको मिलेगा, ठीक है। अलग अलग चीज़ में साथियों थोड़ा सा इसको अलग अलग रेंज कर देते हैं बुक में, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये भी लिया गया है, ठीक है, किसी न किसी बुक से लिया गया। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस रीचेज एज मैक्सिमम ए बराबर 50, जिसका एटॉमिक मास 56 है। 56 एटॉमिक मास होता है हमारा आयरन का। तो सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन की वो हमारी किसकी है, आयरन की है। यहाँ से ये निकल के आता है, क्योंकि आयरन क्या है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा Fe, ठीक है, किस पे मिलेगा, किस पे, 56 पर। जो एटॉमिक मास हमारा क्या आएगा, 56 आएगा, ठीक है, यहाँ पे लगभग कहीं आएगा। तो इस पे हमारा जो Fe है वो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है, इसलिए इसका हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अबाउट 8.5। अगर हम एवरेज जो बाइंड का एवरेज निकालें वो हमारा क्या आता है, 8.5 है, 8.5 मेगावोल्ट फॉर न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर रेंजिंग बिटवीन द 40 एंड 120। अगर हम 40 से 120 के बीच, 40 से 120 के बीच का अगर हम एवरेज नंबर ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालें तो हमारा कितना आता है, वो बताया गया कितना, 8.5 आता है। बिकॉज दिज एलिमेंट्स आर कंपेरेटिवली मोर स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव। मतलब इनके बीच जितने भी हमारे एलिमेंट आएंगे, जितने भी न्यूक्लियस आएंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे और नॉन रेडियो एक्टिव होंगे, इसमें कोई नॉन रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं साथियों,
फॉर हायर मास नंबर ऑफ द कर्व ड्रॉप स्लोली एंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको बीई बोला गया है लेकिन यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गया। हायर मास नंबर, ठीक है, उनका क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी कितना आया 7.6 मेगावोल्ट फॉर यूरेनियम, हेंस दे आर अनस्टेबल एंड रेडियोएक्टिव। अब जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे आगे, तो ये हमारा देखिए जो कर्व अचानक गिरता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। अब इसलिए यहाँ पे जो गिर रहा है इसके लिए बोला गया कि क्योंकि वो अनस्टेबल है और रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिविटी है उसके अंदर, इसलिए वो क्या होते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम भी हो रही है, ठीक है। जैसे हम यूरेनियम का देख सकते हैं कितना मिल गया आपका, आपको बात करें यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ मिल रहा है आपको 7.6 मेगावोल्ट, 7 पॉइंट यहाँ अगर निकालेंगे तो यहाँ लगभग 7.6 मेगावोल्ट के बराबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूरेनियम का, क्योंकि ये क्या है, हमारा रेडियो एक्टिव है। थोड़ा और चलते हैं साथियों, आगे पढ़ते हैं। द लेसर अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फॉर लाइटर, देखिए क्या हुआ, लाइटर जो मास हैं, ठीक है, उनके लिए हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी होगा कम होगा। एंड हैवियर न्यूक्लियर एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन, अगर हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी अमाउंट है वो अगर कम है तो उसमें हम बताते हैं कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। अगर वहीं पे जैसे बाइंडिंग एनर्जी क्या हमारा है, कम है, तो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, जो हमारा कम है न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। और अगर हमारा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी हैवियर है, हैवियर न्यूक्लियर के लिए वो हमारे बताते हैं कि उसमें हमारा क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड इफ न्यूक्लियर आर फ्यूड, अगर हमारा जो फ्यूजन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी हमारा क्या होगा, एनर्जी लिबरेट होगी टू फॉर्म हैवियर वन, ठीक है। या फिर क्या कहें कि हैवियर न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू द लाइटर वंस, जिसको हम फिजन बोलते हैं। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करने वाले साथियों, शायद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, पूरा रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा फ्यूजन होगा क्या फिजन होगा। तो यहाँ बोला गया क्या कि समझ लीजिएगा कि अगर हमारा जब भी फ्यूजन होता है फिजन होता है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी हमारी लिबरेट हो जाती है, ठीक है। दो चीज़ें थोड़ा समझ जाते हैं, यदि हमारे जो लाइटर न्यूक्लियर अगर मिल करके एक हैवियर बना रहे हैं, हैवियर न्यूक्लियर बना रहे हैं तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। या फिर जो हैवियर न्यूक्लियर और स्प्लिट हो रहे हैं छोटे छोटे में तो उसको हम बोलते हैं फिजन, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो में मैं इतना ही बात करूंगा, एक वीडियो और मैं बना दूंगा जिसमें मैं बात करूंगा, उसमें हम जो रेडियो एक्टिविटी है या फिर क्या न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा था इसलिए मैं इसको छोटा करने का प्रयास किया हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।